नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज जी। दीपक बैज चित्रकूट से विधायक रहे हैं, सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ के बस्तर का प्रतिनिधित्व किया है और अभी पीसीसी के चीफ के रूप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने उससे निपटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपकी सरकार थी, सरकार चली गई, उसके बाद लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में भी जैसा परिणाम की आप लोग अपेक्षा कर रहे थे वैसा परिणाम नहीं आया। फिर नगर निगम के चुनाव, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा कांग्रेस के हिसाब से। बीजेपी ने एक नारा दिया था पंचायत से पार्लियामेंट तक, तो पंचायत से पार्लियामेंट तक का उनका सपना पूरा हो रहा है। उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? कांग्रेस के लिए कितनी चुनौतियां मौजूद हो गई है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, ये नो डाउट कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में योजनाएं बेहतर चली है। हमारी योजनाएं थी गांव और गरीब के लोगों की आर्थिक उन्नति और आर्थिक रूप से उनको मजबूत करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि अच्छा काम करने के बाद भी शायद हमारे में थोड़ी बहुत कमियां रही होगी जो हम लोग सरकार नहीं बना पाए। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगभग 1.5 साल पूरे होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के। इस 1.5 साल में कोई ऐसा एक योजना बता दे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद कि सीधा सीधा कि छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को उनके खाते में पैसा जा रहा है, उनके जेब में पैसा जा रहा है, उनकी आर्थिक उन्नति हो रही है, कोई ऐसा योजना बता दे कि उनको लाभ मिल रहा है। अगर एक आधी योजनाएं को छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता है कोई इनके पास योजनाएं कार्य कोई यह नीति है। ये ठीक है, हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा चुनाव भी अपेक्षाकृत हम लोग प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन छत्तीसगढ़ का तासीर रहा है कि लोकसभा चुनाव में जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कि हम लोग कभी 1 सीट, कभी 2 सीट, और 2 सीट तो पिछले समय में स्वयं था तो 2 सीट आई, नहीं तो 1 सीट से ज़्यादा हम लोग जीत ही नहीं पाए। उम्मीद था इस समय हम लोग बेहतर कर लें, लेकिन तो भी हम लोग 1 सीट में रुक गए। और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, देखिए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये दोनों छोटे चुनाव हैं और सभी दलों के छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जिसकी वर्तमान में सरकार राज्य में रहती है उसका फेवर कहीं ना कहीं उसकी ओर ये चुनाव जाता है। और चुनाव कैसे लड़े हो तो आपको पता है। कभी बोलते हैं कि नहीं हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे, 6 महीना के लिए चुनाव टालने के लिए पूरा प्रयास, फिर अध्यादेश लाते हैं, फिर 6 महीना चुनाव टाल लो। मतलब चुनाव कराने का मंशा ही इस सरकार की नहीं थी, लेकिन दबाव में डर के वजह से चुनाव करा भी नहीं है। लास्ट टाइम फैसला करते मशीन नहीं, लेकिन दीपक भाई, ईवीएम मशीन से थोड़ा सा ईवीएम मशीन से चुनाव कराते। ईवीएम मशीन भी ऐसा कि देश में पहली बार मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में प्रयोग हुआ कि पार्षद और अध्यक्ष का एक ही मशीन में वोट डालना है और उसके बाद कोई वीवीपैट भी नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वीवीपैट अनिवार्य है, वीवीपैट भी नहीं। भरोसा तो ऐसे भी नहीं है। फिर आप पूछेंगे ईवीएम पे डाउट है क्या, यही सवाल रहेगा आपका। देखिए ईवीएम का सवाल पे यही रहेगा कि कल भी डाउट था, आज नहीं, भी मैं वो डाउट सवाल है, नहीं पूछूंगा। मैं कल तो भी डाउट पूछूंगा कि रहेगा। भैया ईवीएम के अलावे तो बैलेट से भी हुआ, उसमें भी आपको हाँ, रिजल्ट आपके बिल्कुल आशातीत बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बैलेट पे हुआ ना। आज छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में भी देखेंगे सरपंच सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जीत के आए, जनपद भी कांग्रेस जीत के। हाँ, किसी जिला पंचायतों में हम लोग बहुत से जिलों में हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन सुकमा में जिला पंचायत अध्यक्ष हम बना पाए, दंतेवाड़ा में टाई में हम चुनाव हारे, कोंडागांव में लगभग टाई की स्थिति में रहा। ठीक है, आप मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में देख ले, टाई में चुनाव हारे, बिलासपुर में 1 वोट से चुनाव हारे हैं, रायपुर में हम लोग 1 वोट से चुनाव हारे हैं। मतलब ऐसे बहुत से, सिर्फ जिला पंचायतों को बोल रहा हूँ ना, जनपदों में बहुत सारे जनपदों में हम लोग सिर्फ टाई से चुनाव हारे। ठीक है, कुछ जिलों में हम लोग कम जीत के आए। दादागिरी कितना की आपको तो पता है ना।
नगरीय निकाय चुनाव में बिलासपुर में तो लिफाफे में पैसा नाली में फेंकते हुए देखे। आप मेरे किरंदुल देखेंगे ना, मेरे बस्तर किरंदुल की बात, वहां कैंडिडेट अलमारी से नोट के गड्डी गिन रही है, शराब एम्बुलेंस में जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ रायपुर, हमारे पूर्व मेयर एजाज डेबर के वार्ड में एसपी बैठ के वोटिंग करा रहे हैं, रात को एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थाने में बिठा के जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इतना तानाशाही, इतना तानाशाही, इतना आतंक हम भी सरकार चलाए पिछले 5 साल, इतनी आतंक हमने नहीं देखा। मतलब जीत के लिए आप कुछ भी करेंगे, धन बल शासन प्रशासन सब। पंचायत चुनाव में पता है आपको, हमारा एक जिला कांग्रेस का अध्यक्ष दंतेवाड़ा का अध्यक्ष गौतम जी जीत चुके थे, तहसीलदार गया बंद करके पूरे वोट रिजेक्ट करके 1 या 2 वोट से चुनाव हराए हैं। अब मुंगेली की बात करेंगे, अब आप देखेंगे मुंगेली की बात करेंगे तो जो मत क्या बोलना चाहिए, गणना पत्र बकायदा अगर सरपंचों जनपदों जिला पंचायत कितना वोट मिला, कितने कैंडिडेट, सबका उल्लेख किया जाता है। जिला पंचायतों में तो एक गणना पत्र में खुद का दे रहे हैं, सामने वाला कैंडिडेट का नहीं दे रहे हैं। आपको टेबुलेशन 80 सीट था, गरियाबंद टेबुलेशन में हराए हैं 150-200 वोट से। आप देखेंगे विजय शर्मा जी का कवर्धा में टेबुलेशन से जिला पंचायत सदस्य हराए हैं। मतलब ये हालात रहा, मतलब इतनी दादागिरी हम लोगों ने कभी नहीं। लेकिन ये बताइए, जब मैं फिर से पीछे लौटता हूँ, विधानसभा में तो सरकार आपकी थी, सब कुछ आपका था, फिर क्यों निपट गया आप? कहीं ना कहीं संगठन को तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर कौन सी कमियां रह गई कि आप तमाम बेहतरीन योजनाओं के बावजूद सत्ता में नहीं लौट पाए। मैं उसी चीज़ को कहा, देखिए कमियां कोई अगर एक कमी रहता तो मैं बता देता कि आपको ये फलाना कमियां हैं। कमियां छोटी भी है, कोई बड़ी भी है, कोई मध्यम भी है, तो कमियां एक नहीं 10 प्रकार की कमियां हो सकती। ये बताइए कि जय बीरू की जोड़ी में आपने जय को तो पंजाब भेज दिया, अब बीरू जो है, बीरू चाह रहे हैं कि संगठन का नेतृत्व करें। कई बार बात सामने आई है, अभी तो आप अध्यक्ष हैं, ठीक है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से? इससे आपको नहीं लगता कि इससे संगठन में एक जो मैसेज नीचे जाना चाहिए उसमें कहीं दिक्कतें होती है? ठीक है, जिस दिन बनाना है बीरू को उस दिन बना दीजिए, लेकिन इस तरह से मैसेज मत दिया करिए नीचे। भाई देखिए, दीपक बैज को तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष आलाकमान ने बनाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इन्होंने बनाए। जब तक इस कुर्सी में हूँ तब तक मैं अध्यक्ष हूँ, और जब तक आलाकमान चाहेगा तब तक अध्यक्ष हूँ। जब तक अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, जनता के लिए जी जान से मैं तो लड़ूंगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए कुर्सी ऐसा है, अब तो हमारे पास सरकार है नहीं, सरकार है नहीं तो अब तो बचा सिर्फ आपके पास सरकार भी रहता है तो आप 50% सरकार में समायोजित हो जाते हैं, 50% संगठन में रहते हैं। अब तो सरकार है नहीं तो सबके सब 100% अब संगठन में काम करना है। अब तो कुर्सी तो ऐसा है, अब एक अनार 100 बीमार, तो सवाल ही नहीं। देखिए लेकिन सवाल है अब संगठन को मजबूत करना। ठीक है, किसका इच्छा नहीं रहता है अध्यक्ष बनने का? अध्यक्ष बनने का तो सबका इच्छा रहता है, तो इच्छा अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग तो सब तो हाईकमान का आदेश मानते हैं और उनका यही आदेश आगे भी मानेंगे, तो उनका ही आदेश मान के चल रहे हैं। बेसिकली देखिए, नीचे वाले जितने कार्यकर्ता है अध्यक्ष के रूप में आप उनको तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या तो बड़े नेताओं में सामंजस्य बिठाने की है, वो कैसे होगा? देखिए, सामंजस्य बिठाने के लिए मैं अभी तक तो मेरे जो बन पड़ा मैं अभी तक का कर रहा हूँ। देखिए, मैं अध्यक्ष हूँ, अगर मैं ही अध्यक्ष होकर मैं किसी से लड़ना शुरू कर दूँ तो वो तो ठीक नहीं है। मैं अपनों से लड़ने के लिए अध्यक्ष, पार्टी ने मुझे थोड़ी बनाया है, पार्टी ने तो मुझे तो बीजेपी से लड़ने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए बनाया है। और बेखूबी अब विभागी से लड़ रहे हैं, इसमें नो डाउट। हाँ, लेकिन ठीक है, हम लोग में विचारों में कभी कभार किसी मुद्दे पे असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति में भी सहमति बनाना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पार्टी की बात है तो हमेशा मैं कहते आया हूँ कि अगर हमसे भी चूक होता है तो बंद कमरे में मुझे डांट ले, मैं तैयार हूँ उसके लिए। सार्वजनिक जगह तो हमारा भी मान सम्मान है, हमारी स्वाभिमान है। बंद कमरे में तो डांट ले, कान पकड़ लो, मैं तो तैयार हूँ सुनने के लिए। लेकिन बड़े नेताओं की समझना पड़ेगा किस बात को कहाँ बोलना है, कब बोलना है, और कौन सी बात को मीडिया में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और कौन सी बात को बंद कमरे में बोलना चाहिए, पार्टी फोरम में रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, ये तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन संगठन अध्यक्ष के रूप में संगठन तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। तो संगठन के नाते
ये ताकत आपके अंदर क्यों नहीं आ पा रही है कि आप संगठन के अध्यक्ष के नाते उनको कहें कि भैया ठीक है, आप बड़े थे, बड़े हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन संगठन से बड़े नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, आप ताकत किस बात का ताकत का एहसास कराना चाहते हैं? मैं AK-47 लेके चले जाऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तीर धनुष लेके चले जाऊँगा? अरे, या मैं गोला बारूद लेके चले जाऊँ क्या? नहीं, देखिए, संगठन के अंदर अनुशासन है। अनुशासन में रहकर काम करना ही सबसे बड़ी एक पार्टी का नियम है। अभी चुनाव खत्म हो गए, संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ समय अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके बाद कुछ सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, फिर आला कमान को हम लोग अवगत करा देंगे इस मैटर पे आगे क्या हो सकता है। दीपक जी, कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तमाम दिग्गजों के साथ ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के आपने पूरे प्रदेश में पुतला जलाने का निर्णय लिया है। आखिर कांग्रेस को इतना सीबीआई और ईडी से डर क्यों लग रहा है? अगर हम डरते तो पुतला जलाते, अगर हम लोग डरते तो मैदान में उतर कर लड़ाई नहीं लड़ते। देखिए, डर नाम की चीज़ तो कांग्रेस में नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आखिर ईडी और सीबीआई, EOW, IT, यही एजेंसी है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, आपके पास कोई योजनाएं तो है नहीं जो जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में भाषण दे, जनता उसको स्वीकार कर ले। आप सिर्फ सरकार चला रहे हैं, फॉर्मेलिटी सरकार चला रहे हैं। जनता ने आपको जनादेश दे दिया, सरकार चल रहा है, भगवान भरोसे। सरकार कौन चला रहा है, कहाँ से चल रही है, कौन है मुख्यमंत्री, प्रदेश को जनता तो आदि पता नहीं। इन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए और विपक्ष को बिजी करने के लिए आप ईडी को भेज दो, कभी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, फिर कभी पूर्व CM भूपेश बघेल जी के यहाँ। देखिए, हमारे यहाँ जब ईडी आई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, हमें तो उस दिन 3 बिंदु पे जानकारी मांगा। उसी दिन हमने कह दिया था 3 या 4 बिंदु पे हम लोग को इसका जानकारी हम दे देंगे, और उसके आगे भी जो भी जानकारी होगा उसको देने के भी हम तैयार हैं। फिर 9-9 घंटे बिठा के रखना। आप कांग्रेस कार्यालय का जानकारी मांग रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय से बात, उसके संबंध में बात नहीं करना। हमारे महामंत्री को, मलकित सिंह गैदू जी को बोल रहे हैं, आपका अकाउंट में कितने बैलेंस है, आपका अकाउंट का नंबर क्या है, आपके घर परिवार में कौन कौन है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी कितनी है, छोटी गाड़ियां कितनी है। मतलब अब कांग्रेस कार्यालय का जांच व्यक्तिगत तक चले गया। ये कौन सा तरीका है? हमारा विरोध इस चीज पे है। पूर्व CM मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप उनको ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, आखिर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो आप एक मतलब ये ईडी और सीबीआई की जो जांच है, ये पॉलिटिकल जांच है, पॉलिटिकल जांच, राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक षड्यंत्र है। इससे हम डरने वाले नहीं है। कल पीसी किए आप देखिए, कल भी जो पूर्व मुख्यमंत्री भिलाई में है और उनका सरकारी आवास को आप जांच कर रहे हो, कहाँ? रायपुर का। उनकी उपस्थिति में आपको जांच करना चाहिए। कहाँ मना कर रहे हैं जांच के लिए? भाई, आप अगर सीबीआई पे जांच कराना चाह रहे हो, भारतमाला पे क्यों नहीं जांच करा रहे हो? भारतमाला भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा है। क्या उसको रिकमेंड करने की जरूरत है? क्या राज्य सरकार को जरूरत नहीं है? आपको स्वतः संज्ञान में लेके जांच करना चाहिए। हम तो जांच मांग रहे हैं, भारतमाला पे जांच करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में CGMSE में रिएजेंट घोटाला हुआ, उसका जांच क्यों नहीं हो रहा है? ईडी और सीबीआई से होना चाहिए, उस पर भी जांच। भारतमाला पे सौंप दो, आपका CGMSE का सौंप दो। कौन विचलित हो रहा है इससे? आप बोल रहे हो ना गलत पे गलत है, मुझसे कार्रवाई करेंगे, तो करो ना। छोटा मोटा घोटाला है क्या भारतमाला का? छोटा मोटा घोटाला है क्या? फिर आप पुतला क्यों जलाएंगे पूरे प्रदेश में? जब सीबीआई की जांच ही चाहिए, आप अगर जांच कर रही है तो अगर आपने कुछ नहीं किया, आपके अगर CD और ईडी और सीबीआई भेज देंगे तो फिर आप स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। देखिए, जहां गलत का हो, गलत का विरोध होगा। महादेव सट्टा ऐप को हमारी सरकार ने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को और गूगल को, इसको बंद कराया जाए। इस सरकार ने कितनी बार चिट्ठी लिखा? पहले चिट्ठी तो सार्वजनिक कर दे। हमारे पास तो चिट्ठी भी है, डेट सहित है हमारे पास। ये महादेव सट्टा ये बंद होना चाहिए। आखिर 1.5 महीना, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, ये डबल इंजन की सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है? 1.5 साल से डबल इंजन की सरकार है, और अभी अब बंद होगा कि नहीं? फिर अरे एक चुटकी IT डिपार्टमेंट ने तो उसको बंद किया है जो लेकिन बाकी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो लेटर लिखा था, उन्हीं के लेटर में पढ़ रहा था कल, जो आप लोगों ने दिया उसी को, तो उसमें था कि उसको बंद किया गया है 23 बैटिंग ऐप को, और उसमें जो बाकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चला रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म, उसको भी बंद करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़, बाकी क्यों बंद नहीं हुआ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है?
क्या राज्य सरकार को पता नहीं है? ये बोले कि नहीं आप युवाओं को लत लगा दिए। अरे युवाओं को हम लोग कौन सा लत लगा दिए हैं? लत तो आपने लगाया है। एक स्कूल नहीं खोल रहे हो और 67 दुकान और खोल रहे हो नया दारू का। ये लत तो है और कौन सा दुकान है? सूखा नशे बिक रही है, ये लत नहीं है तो क्या है? चलिए मैं जरा सा बात बस्तर पे करना चाहता हूँ। बस्तर में जो अभी नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। आप बस्तर से आते हैं, वहीं के जनप्रतिनिधि हैं, पीसीसी के चीफ हैं, क्या आपको लगता है मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? देखिए मैं तो पहली बार तो नहीं सुन रहा हूँ, शायद मुझे लगता है आपको भी ध्यान होगा तो आप भी पहली बार नहीं सुन रहे हो कि मार्च 2026। मैं तो 2014 से सुनते आ रहा हूँ। देश में मोदी जी और अमित शाह की सरकार 2014 में बनी। 2014 में से ये लोग बोल रहे हैं कि 2016 में नक्सलवाद खत्म होगा, 2018 में खत्म होगा, 2020 में खत्म हो गया, 2022 में खत्म हो गया, 2024 में खत्म होगा, 2026 आ गया। तो डेट पे डेट एक सनी देओल का पिक्चर है ना, शायद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये भी डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये डेट पे नहीं, ये साल पे साल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो पुरानी बात हुई है, ठीक। लेकिन देखिए नक्सलवाद खत्म हो हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा दंश, बस्तर वासियों से ज़्यादा दंश किसी ने नहीं झेला है। दिल्ली वालों ने नहीं झेला है, ना यहाँ के मुख्यमंत्री ने झेला है, ना विजय शर्मा ने झेला है, ठीक है। दंश हम लोगों ने झेले, बस्तर की जनता ने झेला है। जो आज़ादी के बाद से जो सुविधाएं रायपुर में मिली 50 साल पहले, वो सुविधाएं हमारे बस्तर में आज मिल रही है। बिजली, पानी, सड़क, अगर शायद वो सुविधाएं 50 साल पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। लेकिन भले देर सवेर आज सुविधाएं, इस सरकार ने तो 3000 स्कूल बंद किए। हम लोग आने के बाद बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में सरकार खोले, अस्पताल बनाए, सड़क बनाए, बिजली लाए, राशन कार्ड बनाए, उसके बाद आधार कार्ड तक बनाए। लेकिन देखिए हम भी चाहते हैं बस्तर में शांति आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि निर्दोष आदिवासियों को मार के शांति ला लो। 15 साल की सरकार में देखें, फर्जी सरेंडर, फर्जी आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर, फर्जी सरेंडर, फर्जी एनकाउंटर, फिर आदिवासियों को नक्सली के नाम से जेल भेज दो। हमारी सरकार में 1300 से ज़्यादा आदिवासियों को हम लोग छोड़े जो ये लोग गिरफ्तार करके लाए थे। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। देखिए हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, हम भी चाहते हैं शांति आना चाहिए, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को मार कर नहीं। ये बताइए कि एक सवाल है, कहा जा रहा है कि बस्तर का डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक माओवाद का खात्मा नहीं होगा। एनएमडीसी वर्षों से है वहाँ पे, कई सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां भी वहाँ से आयरन ओर निकाल करके दूसरे देशों में भेजती है, व्यापार करती है। इन तमाम कंपनियों के रहते डेवलपमेंट जो होना चाहिए, क्या बस्तर का हो पाया? ये तो सच्चाई है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। और जहाँ जहाँ नक्सल मुक्त हो रहा है गांव, देखिए हमारी सरकार में बलरामपुर के अलावा कोंडागांव भी नक्सल मुक्त जिला घोषित किए 5 साल में। हमारी सरकार में काम तो हुआ है, और वहाँ के पैसा को लोकल, उस ज़िले के पैसा को डीएमएफओ, सीएसआरओ, वहाँ के लोकल ट्राइबलों को आर्थिक उन्नति के लिए हमारी सरकार ने काम की है। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं, इनकी भी सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम बस्तर में 5 साल में पूरी बस्तर को चमाचम कर देंगे, संभव नहीं है। वक्त लगेगा बस्तर को ठीक करने में। और यह है कि आशा है आने वाला समय में बस्तर विकास की धारा से जुड़ रहा है। देश की संपत्ति 100 में से 80% संपत्ति तो चंद उद्योगपतियों के पास है, 20% बाकी गरीब। तो आप इतनी बड़ी बड़ी उद्योगों को आप निजी उद्योगपतियों को आप सौंपेंगे, तो मैं समझता हूँ बस्तर के लिए नाइंसाफ़ी होगी। सारे ऐसे आयरन और हमारी जो है ब्लॉक हैं, चाहे बचली के देख ले आप, हमारा कांकेर के जिले के देख ले, सबको तो नीलामी कर रहे हैं आप, निजी उद्योगपतियों को दे रहे हैं आप। तो हमारे पास जल जंगल जमीन बचा कहाँ? आप मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार में हसदेव की कटाई रोक दिए, मुख्यमंत्री बने, दूसरा दिन से हसदेव कटाई शुरू है। ये बताइए इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपके सामने पीसीसी चीफ के रूप में क्या चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए चुनौतियां तो कम नहीं है, चाहे एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनौतियां तो बड़ी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। ये
उन भारतीय जनता पार्टी उन पूंजीपतियों के हाथ में है जो कठपुतली बनकर काम कर रही है और पूरे देश और प्रदेश की संपत्तियों को लूटने का काम कर रही है। इन संपत्तियों को, जल जंगल जमीन को बचाना और प्रदेश की किसानों को बचाना, प्रदेश के युवाओं को बचाना, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा चुनौती है। और प्रदेश की संपत्ति को बचाना सबसे बड़ा चुनौती है, जो ये सरकार लगातार लूट नहीं, सीधा सीधा डाका डाल रही है, बंदूक के नोक पर डाका डाल रही है। चुनौतियाँ कम नहीं है, चुनौती बड़ी है। लेकिन प्रदेश में वास्तव में इस सरकार आने के बाद आज तक 1 रुपये गाँव में काम नहीं है। युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है। हमारे बेरोजगार बीएड के लोगों को 3000 बाहर निकाल दिया गया, खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, घुटने के बल आ रहे हैं, पंचायत सचिव हड़ताल में है। आखिर हो क्या रहा है? मोदी गारंटी कहाँ है? मोदी गारंटी के नाम से आप सरकार बना ली। मोदी गारंटी मुझे बता दीजिए, कितनी गारंटी आप लोगों ने पूरा किया? कहाँ है मोदी गारंटी? झूठ बोलने के सिवाय और कुछ तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, यही चीज़ करते रहो आप। उसके अलावा आपके पास तो कुछ योजना है नहीं। आरोप लगता है लेकिन कि मुस्लिम देखिए, तुष्टीकरण करते हैं। देखिए हम कर्नाटक लोग में आपने जो है मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। देखिए, कांग्रेस जाति और धर्म पर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और धर्मनिरपेक्ष हम लोगों ने कर्नाटक में तो धर्म के आधार पे आपने आरक्षण दिया 4%। तो आज मैं कहीं तो देख रहा था, आज दिल्ली में क्या हालत है देख लीजिए। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि सड़क में नहीं होना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ नहीं नमाज पढ़ना चाहिए। अरे उनकी धर्म है, उनकी आज़ादी है, साल भर में एक बार तो मनाने दीजिए ना। आपको तो हमारे हिंदू धर्म को तो उन्होंने कभी नहीं रोका, दूसरे धर्म के लोग तो कभी नहीं रोका कि आप हर तीज त्यौहार हम लोग तो मनाते हैं यहाँ पे, अपने अपने राज्यों का अलग, देश का अलग। तो आप दूसरे धर्मों को रोकने वाले होते कौन है? आप जनता के विकास के लिए काम कम, धर्म के ठेकेदार बन के काम कर रहे हैं। कब तक चलेगा? नहीं, लेकिन एक समस्या तो है। जैसे आप बस्तर से आते हैं, धर्मांतरण का इतना बड़ा इशू बस्तर में है, आप भी उससे सहमत होंगे जो स्थितियां बन रही है बस्तर में। इशू और नहीं बस्तर है, नहीं, अब सरगुजा में इशू नहीं है, इशू बनाया गया है। धर्म को सत्ता हासिल करने का सबसे बड़े हथियार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज धर्मांतरण नहीं हो रहा है क्या? अरे हम लोग तो छत्तीसगढ़ आने के बाद कितने साल सरकार में रहे? 3 साल जोगी जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल पिछले 18 से 23 तक। हम तो बोले उनकी सरकार में चर्चे ज़्यादा बनी है। उनकी आज उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड बस्तर में, अगर किसी ईसाई परिवार की मौत होती है, भारतीय जनता पार्टी उसको दफनाने नहीं देते हैं। आप उनसे पूछ तो लीजिए। इसका उल्टा भी है। हाँ, इसका उल्टा भी है। कहीं जहाँ पे वो आदिवासी अल्पसंख्यक है और कन्वर्टेड ज्यादा है, वहाँ आदिवासी को भी नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, वहाँ ये दोनों समुदायों में जो एक नहीं, वहाँ तो पूछ तो लीजिए कि आखिर ईसाई धर्म कब अपनाया है? वो 10 साल 15 साल पहले अपनाया होगा, इनकी सरकार थी तब। आज भी धर्मांतरण हो रहा है, आज भी खुलेआम विरोध हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? बोल तो रही है कि डबल इंजन की सरकार है, हम कानून लाएंगे। आज यहाँ राज्य में भी, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, ला लो ना कानून। कौन रोका है आपको? कोई रोका है क्या? क्या आप सरगुजा में, क्या आपके पार्टी में उस कम्युनिटी से विधायक नहीं है क्या? विधायक तो है आपकी कम्युनिटी से भी। फिर अगर आप इतनी नफरत करते हैं किसी जाति धर्म को, फिर आपके पार्टी में भी तो वही लोग हैं। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, और ये राजनीतिक नहीं चलेगा। आप विकास की बात करें। और इन तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में आप तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं। दीपक बैस तो बस्तर जैसे क्षेत्र से आता हूँ मैं, जहाँ गोली बम बारूद चलते हुए फटते हुए मैंने सुना है। मेरे मन में, दिल में तो मौत नाम की चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है। मैं तो सर पे कफन बांध के आया हूँ। छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार लाएंगे। और हमारी लड़ाई मुद्दों के आधार पर हमारी लड़ाई है। बीजेपी से डरने वाले नहीं है? नहीं, संभव ही नहीं हैं? संभव ही नहीं। आपके इधर से कोई उधर की वॉशिंग मशीन में तो नहीं जाने वाले हैं, जो वॉशिंग मशीन की आप चर्चा करते हैं उसमें? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन तैयार तो रखी है, है नहीं? चिंतामणि महाराज जैसे लोग, ईडी में नाम आता है तो चले गए, टिकट मिला लोकसभा का, वॉशिंग मशीन धुल के निकल गए बाहर, उनका नाम तक कट गया FIR। और कोई तो नहीं जाने वाले हैं? 1-2 लोग चले गए वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, लेकिन नहीं जाने वाले। अगर जिसको जाना है चले जाए, किसी के जाने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। और बीजेपी, मतलब यहाँ कांग्रेस में हमारा कोई बीजेपी का बी टीम बन के काम नहीं करेगा। कांग्रेस ही है, कांग्रेस बन के काम करेगा। हम भले
100 की संख्या में नहीं, ईमानदार हम 50 की संख्या में भी रहेंगे, हम ईमानदारी से और मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये होता है जो देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल दिल की जो विशेषता है उसकी एक खास बात ये होती है कि वो दिल से बोलता है, दिल से करता है। जो दीपक भाई जब भी बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, जैसा भी होगा हम लड़ेंगे, 100 के बजाय 25 रहेंगे, लेकिन पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये है दीपक भाई, बस्तर से आते हैं। बड़ी बेबाकी से इन्होंने तमाम राय पार्टी संगठन को लेकर के, यहाँ पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के, आने वाली योजनाओं को लेकर के बहुत ही बेबाकी से अपनी राय इन्होंने आपके सामने रखी। हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे, और अगली बार हम किसी अन्य शख्सियत के साथ छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।